अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम तहकीक़ के साथ आपका मेज़बान बिलाल हसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब इस लाइव प्रोग्राम में हम बैठे तो यकीनी तौर पे शहर कराची के अंदर जो गुल प्लाजा का एक वाक़या होता है उसकी वजह से पूरा शहर ताहाल जो है वो एक साने के पे एक गम की जो एक माहौल है उसमें मौजूद हैं, क्योंकि जो लोग मिसिंग पर्सन हुए थे 80 से 85 अफराद जिनकी मिसिंग पर्सन के हवाले से शिकायतें दर्ज हुई थी, उसमें से बहुत सारी की लाशें मिली, जिनमें कि 79 से 80 जो बाकियात कहेंगे हम, इसलिए कि वो जो जलने के बाद इतनी ज़्यादा वो सोख्ता हो गई थी लाशें कि जिसको कि उठाना भी मुमकिन नहीं था, और डीएनए भी बहुत सारे की डॉक्टर्स ने करने से माजत कर ली थी। लेकिन उसमें से तकरीबन 29 से 30 अफराद ऐसे हैं जिनकी की शनाख्त हो गई और उनके नमाज जनाजा जो है वो मुख्तलिफ औकात में जो अदा की गई। आज भी एक जनाजा जो रनछोड़ लाइन में है वहाँ पे अबू बकर के नाम से उनकी अदा की गई। इसके अलावा दीगर भी जितने भी बच्चे थे, कुछ बच्चों की जिस्मानी आज़ा मिले हैं जो जले हुए थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख के और बोलते हुए भी जो है दिल जो है वो खून के आंसू होता है। सवाल ये पैदा होता है कि कराची शहर जो एक बैन-अवी शहर है जिसे हम मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं और मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं, और कराची भी कभी अभी भी है लेकिन कभी कराची रोशनियों के शहर कहलाता था। कसीरुल मंजिला इमारतें होती थीं, और जब हम फुटेज देखते थे पूरे पाकिस्तान के अंदर और कसीरुल मंजिला इमारतों का जब नक्शा आता था तो हर शख्स कहता था ये कराची है। और आज कराची को पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि आज कराची में हम देखें तो सर्दी के आगाज़ के साथ ही हर बरस मुख्तलिफ जगहों पे आग लगती है। हमने बल्दिया टाउन की फैक्ट्री की भी आग देखी 2008 में, उसके बाद हमने जेल चौरंगी पे जो है चेजप में आग देखी, फिर अर्शी सिनेमा आयशा मंजिल पे आग देखी, आरजे मॉल में हमने आग देखी, और मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में जो है आग छोटी मोटी बड़ी लगती रहती हैं। अब बात यह है कि क्या वजह है? वजह यह है कि इंक्वायरी होती हैं, जो फायर फाइटिंग का निज़ाम होता है इमारतों के अंदर वो तनसीब नहीं होता, जिसकी वजह से बर वक्त जो है वो कार्रवाई नहीं की जा सकती और आग, छोटी सी जो आग वो फैल कर एक बहुत बड़ी आग बन जाती है। यही कुछ गुल प्लाजा में भी हुआ। चूंकि गुल प्लाजा कराची के बिल्कुल कल्ब में एम ए जिन्ना रोड पर वाक़ है, और गुल प्लाजा की सबसे बड़ी जो खासियत ये थी कि यहाँ पर तकरीबन पूरी दुनिया की जो भी इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, जिसमें क्रॉकरी है, कपड़े हैं, दीगर चीज़ें जो हैं वो वहाँ बासानी दस्तयाब होती थीं, और हर आदमी गुल प्लाजा जो है वो जाना ज़रूर जाता था, चाहे वह ख़रीदारी करे ना करे। तो जिस दिन सान्या हुआ उस दिन भी हफ्ते की रात थी। आपको पता है कि शादियों का सीज़न है, और इस शादियों के सीज़न में जहेज़ के सामान के लिए या दीगर सामान के लिए लोगों का रुख जो होता था ज़्यादातर गुल प्लाजा की जानिब होता था। अब कमिश्नर कराची की भी जो एक कमेटी कायम की गई थी, उसके बाद एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में कहा गया कि जनाब फूल की दुकान में आग लगी, मेज़नाइन फ्लोर पे फूल की दुकान में आग लगी। वो आग जो आहिस्ता आहिस्ता फैल गई और पूरी मार्केट को अपने लपेट में ले लिया। लेकिन बहुत सारे सवालात भी पैदा होते हैं। बहुत सारे सवालात ये पैदा होते हैं कि क्या उन मार्केट के अंदर फायर फाइटिंग का निज़ाम था या नहीं था। तो रिपोर्ट में यही कहा गया कि फायर फाइटिंग का निज़ाम जो है वो तसल्ली बख्श नहीं था, जिसकी वजह से आग बहुत देर से फैली। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब कि गौर तलब थी, जिसके कमिश्नर कराची की रिपोर्ट में बताया नहीं गया। लेकिन दूसरी जानिब गवर्नर सिंध ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को एक एप्लीकेशन दी है। उस एप्लीकेशन के तहत उनका कहना है कि अदालती कमीशन कायम किए जाए, और इस अदालती कमीशन जो है वो अदालती कमीशन बना के इस सानहे की जो है तहकीकात की जाए। लेकिन हुकूमत सिंध जो है इस पर थोड़ी सी मतलब गुरेज़ा है, और उनका कहना है कि जब कमिश्नर कराची की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद अगर ज़रूरी समझा गया तो हम अदालती कमीशन भी बनाएंगे। लेकिन सियासी जमातों में गोलाबारी शुरू हो गई है, लफ्ज़ों की गोलाबारी शुरू हो चुकी है। इसमें 18वीं आईनी तरमीम को भी घसीटा जा रहा है और दीगर मामला को भी घसीटा जा रहा है। अब बात यह है कि जिनके घर में सान्या हुआ, जिनके प्यार इस दुनिया से चले गए, क्या उनका मुतबादिल हो सकता है? गवर्नर सिंह ने फौरी तौर पर 1 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया। 5-5 लाख रुपए उनके गुजारे के लिए, 2 महीने के गुजारे के लिए उन्होंने 5-5 लाख रुपए थी दुकानदार को, जो मुतासिर थे दुकानदार, उनको देने का ऐलान किया। अच्छा ही बात है, अच्छी बात है कि उनको फाइनेंशियल तौर पर जो है वो दिया गया ताकि वो उनको अपने घर के अखराजात जो है उसकी तरफ से वो ज़ेरबार ना हो, चूँकि कारोबार तो उनका तबाह हो गया। अब वज़ीर सिंह ने 2 माह में कहा है कि हम उनको कारोबार के लिए कोई ना कोई जगह प्रोवाइड करेंगे। अब हम देखते हैं कि 2 महीने में कहाँ कहाँ जो है इस दुकानें वो देते हैं, या ऐसे वादा रहेगा, दावा है, क्या रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस साने को लेकर सियासी जमातें जो हैं आपस में दस्त गिरबा हो चुकी हैं, और लफ्ज़ी जो गोलाबारी जो है पहले भी कहा वो जारी है। लेकिन हम इन सबसे हटकर क्या सूरत हाल थी और क्यों ये वाक़या पेश आया, इसमें हम मरकूज़ रखेंगे अपने गुफ्तगू का, और अहाता करेंगे हम एक मखसूस वक्त में जो है हम इसको अहाता करने की कोशिश भी करेंगे। तो लिहाजा आज जो मेहमान मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, जिन्होंने आज मेरे प्रोग्राम को जीनत बख्शा है, सबसे पहले मैं आपको उनका तारुफ करवा दूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे।
तो मेरे पहले मेहमान है जनाब आसिफ समसम साहब। आसिफ समसम साहब एक चेयरमैन आबाद के और काफ़ी मुतहरिक आदमी है, वेल स्पोकन है और बिला रोक टोक जो है वो अपने जज्बात का इजहार करते हैं। और आज हम उनसे इस मामले में यकीनी तौर पर मालूम करने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल हुई जिसकी वजह से ये तमाम जो सान्हा हुआ। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। और मेरे दूसरे मेहमान हैं जना हफीज़ अजीज़ साहब। हफीज़ अजीज़ साहब जो हैं चीफ हैं CPLC कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। और ये भी मैं बता दूं कि जावेद बिलवानी साहब जो कि साबिक सदर थे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वो और हफीज़ अजीज़ साहब को गुल प्लाजा पे जो जितने भी सान्हे हुआ है उनके मुतासरीन की जो भी डाटा था उसको इकट्ठा करने के लिए, और ये तमाम डाटा इकट्ठा करने के बाद जो है CM हाउस को प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद जो है फैसला होगा कि किनको इमदाद दी जाएगी। तो हफीज़ अजीज़ साहब जो है उस जो वहाँ पर मौजूद थे, तो हफीज़ अजीज़ साहब जो हमें बहुत अच्छी मालूमात भी दे सकते हैं। थैंक यू हफीज़ अजीज़ साहब, आप यहाँ लेकर आए। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि जनाब हम DC साउथ जावेद नबी खोसू साहब को भी जो लाइन पे लें। इसके बाद जावेद बिलवानी साहब, उनको भी हम साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, उनको भी हम लाइन पे लें। लेकिन बहरहाल पहले जो हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान उनसे मालूम कर लें। हफीज़ पहले ज़रा वहाँ मौजूद थे गुल प्लाजा पे, मैं उनसे बात करूँ। हफीज़ साहब, अभी साहब आप गुल प्लाजा में मौजूद हैं, आप जावेद बिलवानी के साथ, कितने मुतासरीन की अब तक वहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुकी है? सर डेली बेसिस पे होती है, तकरीबन हो चुकी है। कुछ इशू ऐसे भी आते हैं हमारे पास जो रेंटेड दिया हुआ है अपना शॉप उन्होंने, तो मालिक अपना क्लेम और जो रेंट पे बैठे थे उनकी सारी चीज़ें जल गई, वो एक अलग है। तो इस तरह सब हो रहा है, मगर हतमी फैसला तो अभी इस तरह नहीं होगा कि हम वेट करेंगे सारी लिस्टें बन जाएंगी। मैं 2-3 दिन से चैम्बर कुछ और मसरूफियात की वजह से कोई इशू थे तो मैं नहीं गया। बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर गवर्नमेंट सिंध और पब्लिक चैम्बर पे भरोसा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हर मुतासरीन को उनको जायज़ इनका जितना क्लेम हो वो मिल जाए। और जान का नेमो बदल तो जैसे आपने भी कहा, सब कहते हैं उसका तो है नहीं, बट जो हादसा हो गया उस आने में चला गया, इतनी बड़ी आग लग गई। वैसे अब तक कितने लोगों ने मुतासरीन ने, मतलब ये कि वो देखिए एक्यूरेट तो नहीं है, मगर 600-700-800 तो आ चुके और ज़्यादा आएंगे। वो दुकानदार आए ना, दुकानदार। कैजुअलिटी की बात कर रहा हूँ। कैजुअलिटी तो हमारे पास जो रिकॉर्ड के मुताबिक है, जो हमें गवर्नमेंट आधा तो शुमार दे रही, क्योंकि देखिए वो तो सारी चीज़ें सील कर दी गई, वो 79 बताते हैं। और जो शनाख्त हुई है वो 25-30 लोगों की हुई है, क्योंकि आपको पता है हालात वहाँ पे आग कैसे थे कि लोगों को पहचानने में बड़ी मुश्किल DNA टेस्ट के हिसाब से। अब जैसे उसमें एक फैमिली थी जिसमें एक बच्चा था 11 साल का, उसके हस्बैंड, उसके अब्बू, उसकी वालदा प्रेग्नेंट थी। वो बच्चा मेरी नवासी के साथ पढ़ता था बेबी में। अब यकीन करें सारे बच्चे एक दिन रोते रहे। आप यानी जैसे दिल के आंसू कह रहे हैं ना, खुदा की कसम हमारे बच्चों को हम क्या पैगाम दे रहे हैं। वो सोचते हैं कि शॉपिंग पे जाना अजाब हो गया है। यानी मेरी नवासी मुझे कहती है कि नाना अब मैं नहीं जाऊंगी, मैं ये इस तरह की शॉपिंग मॉल पे। अब आप मुझे बताइए कि तारिक रोड के शॉपिंग मॉल पे कहीं भी जाते हुए बच्चे घबरा रहे हैं, हम जो दिखा रहे हैं वो देख के घबरा रहे हैं। भाई मैं ये चाह रहा था कि एक ऑडियो है जो सरफराज थे, वो वहाँ जब जी तो उनके आखिरी लम्हात में उन्होंने क्या गुफ्तगू की और कैसे उन्होंने जो अपने लोगों से मदद की, मांगी अपने घर वालों से, और घर वालों से क्या बात की, मैं चाहूंगा कि वो जरा ऑडियो चलाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ गुल प्लाजा में, बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी, मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है को माफ कर देना। क्या अल्लाह, अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए, अंदर आ गए, खिड़की तोड़नी पड़ेगी भाई। यहाँ पे आ गए अली भाई, यहाँ पे आ गए। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह 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 ये वो वॉइस थी, मैं इसलिए दरमियान में सुनाने की कोशिश की कि हम यहाँ बैठ के बड़े आराम से चाय भी पी रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं, एक दूसरे के हालात भी देख रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि ये वो ऑडियो है जो आखिरी लम्हात में सान्हा गुल प्लाजा में लोग फंस गए थे, उन सुनकर में उनकी क्या वहाँ कैफियत थी, उनकी क्या सूरत हाल थी। यकीन कीजिए कि
जब हम ये आवाज़ सुनते हैं, जब हम बोलते हैं ना, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह ताला हर किस्म की नागानी आफत से बंदों को महफूज रखे। तो ये है आसिफ भाई कि हाफिज साहब के ये वो सूरत हाल थी। तो आपके ये सरफराज साहब जो थे, ये कौन थे? ये भी तो सुना कि आपको नहीं, वहाँ हमारे वहाँ के दुकानदार थे। और आपने जो ऑडियो सुनाई, देखें इसके पीछे लेडीज की और दूसरे लोगों की आवाज़ें आ रही थी। बिल्कुल। तो वो सब किस हाल में थे यार? मैं यही कह रहा हूँ ना, हम चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आराम से बातें कर रहे हैं। वो सबके सब शहीद हो गए। कोई जिंदा नहीं निकला और उनके बाकियात मिले हैं, सोख्ता हालत में मिले हैं कि उसको उठाया गया है तो वो टूट रही है लाशें। तो देखे तो सही यहाँ तो, यानी इस गवर्नमेंट का, देखिए हम फिर कहते हैं चैम्बर वाले किसी के मुखालिफ नहीं है, मगर यार आपके पास इक्विपमेंट नहीं है यार। आप लोगों को, जिंदा लोगों को बचा तो लें, सामान भी चला गया। गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं आप? जी जी, देखे ना किसकी जिम्मेदारी थी? लोकल गवर्नमेंट की थी, फायर फाइटर्स की नहीं। फायर ब्रिगेड इनके अंडर में आती है या फेडरल के अंडर में आती है? उनके अंडर में आती है। क्यों उनके पास इक्विपमेंट नहीं है? वो क्यों ये एसबीसीए में रिश्वतें ले लेके 40-40, 30-30 फ्लोर की बिल्डिंगें बना रहे हैं? क्या इनके पास स्नार्कर है? 40 फ्लोर पे आग लग जाएगी तो ये करेंगे? 10 फ्लोर से ऊपर की नहीं है स्टार्ट। तो फिर आप मुझे बताइए ना, कैसे नक्शे पास हो सकते हैं? क्या उस दिन तो सिस्टम बना हुआ है? तो सिस्टम जो है, क्या फील्ड मार्शल को नजर नहीं आ रहा? क्या सीएम साहब को नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे सिस्टम चल रहा है? एसबीसीए में कोई एक बिल्डिंग बता दें आप। यहाँ पे एक जब छत भरते हैं तो दूसरी छत से पहले एसबीसीए आके उसका इंस्पेक्शन करता है, वो ओके होता है तो दूसरा डलता है। जब सारा कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद इनको मिलता है मुटेशन या उसको कंप्लीशन मिलता है। आप कंप्लीशन वगैरह जो चाहिए आप ले लेना एसबीसीए से, पैसे तो ले लें, जरूरत क्या है? आप अगर 20% वायलेशन जो है पेनल्टीएबल है, और अगर आपने पार्किंग के फ्लोर ज्यादा बढ़ा दिए तो 30% है। ओ भाई, दुबई के अंदर 1% नहीं है। आप वो 20% भी ऐड कर दें और पूरा उसी का कंप्लीशन दें और 1 इंच उससे ऊपर नहीं बनेगी। वो क्यों लागू नहीं हो रहा? पिछले 17 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इससे पहले जो इसकी गवर्नमेंट थी वो भी तो यही काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? ये अगर आप कह रहे हैं कि मेयर साहब से ये कहते हैं इस्तीफा दे दें, 18 अमेंडमेंट खत्म कर दें, ओ भाई आज 18 अमेंडमेंट को 15 साल हो गए। अब इनको याद आ रहा है हर कोई माजरत के साथ जिनके घर में अमवात हुई, जो शहीद हुए, उसमें सियासत खेलते, शर्म नहीं आती इन लोग को? इनके घर के बच्चे नहीं जाएंगे, वक़्त अमल नहीं है। क्यों है? तो फिर क्यों इनको नहीं पता? दे देना ये इस्तीफा, दे दे एमक्यूएम, दे देना। क्यों नहीं देती पूरे एमक्यूएम इस्तीफा? दे दे एमपीएमए ने, दे देना। वो वहां के भी एमपीएमए ने तो एमक्यूएम के ना, तो दे दें ये इस्तीफे। मैं नहीं दे रहा तो ये दे दे, साबित तो करें कि हम आप लोग के साथ खड़े हैं। बातें कर रहे हैं, करें ना, इस्तीफा देना ही, हमको नहीं बैठना। 18 अमेंडमेंट नहीं हो रही पास, बैठ हट जाओ, इस्तीफे दे दो। बहस हो रही, गोलाबारी चल रही। आप मुझे बताइए कि एमपीएमए को भी अपना फंड मिलता है ना? मिलता है, हर साल मिलता है। किस पे खर्च होता है? कहां खर्च होता है? बताइए ना। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता है। आपको नजर आता है? मुझे तो नहीं आता। नहीं होता है भाई, मैं कह तो रहा हूं, अगर मेरा दोस्त है कोई एमपी तो मेरी गली बन जाएगी, आपका नहीं है तो आपकी नहीं बनेगी। तो भाई कहने का मतलब ये सिर्फ बातें ना की जाए। और मैं सारी पार्टियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अल्लाह के वास्ते शहादतों पे सियासत मत करें। आप मिलके करें, कराची को किस तरह संवारना है, किस तरह आगे बढ़ना है। और गवर्नमेंट सिंध चाहती है तो जैसे पहले हमने कहा था कि 8 दिन के अंदर जब भत्ते की पर्चियाँ आ रही थी, आबाद के लोगों को भी आ रही थी, सबको आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि 8 दिन में चाहें ये हो सकता है। आज बहुत कम हो गया, ख़त्म हो गया। ये 6 महीने में हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड खुदे हुए हैं वो मैंने और आपने थोड़ी रुकवाए हुए। तो सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? आसिफ साहब, आज तक तो पानी किसी को नहीं दिया। बोला था मेयर साहब ने कि हाइड्रेट खत्म करेंगे, घर तक हम पानी पहुंचाएंगे। हाइड्रेट खत्म हो नहीं सकते, हो तो नहीं सकते ना, पैसे तो नहीं है ना। आज तक घर तक तो पैसा पानी नहीं गया। हाँ, ये सब बयानबाजी है। आसिफ साहब, आप माशाल्लाह एक बहुत ही मुमताज बिल्डर भी हैं और बहुत ही अच्छे स्पोर्ट में, आप साबिक आबाद के चेयरमैन भी रहे। आप कैसे क्या समझते हैं इंसानियों को? क्या हो रहा है? ये सियासत क्यों हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात के आगाज से पहले एक बात वाज़ेह कर दूं कि हम जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं उसका सियासत से कोई ताल्लुक़ ना था, ना है, ना होगा। हमने कभी भी कोई बात इस एजेंडे पे नहीं की कि किसकी हुकूमत है या किसकी हुकूमत थी। हमने हमेशा फैक्ट्स पे बात की है। बिल्कुल सही।
और फैक्ट्स ये है, इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि जो जुडिशल कमीशन बनाने की बात हो रही है या जो कमिश्नर साहब की इंक्वायरी की बात हो रही है, मुसलसल पिछले 10 दिनों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा और उनको करार वाकई सजा दी जाएगी। अभी थोड़े दिनों पहले एक बच्चा गटर में जो गया था, जी उसका तयन भी मेरे ख्याल से इसकी आग लगने के बाद महसूस हुआ कि कर देना चाहिए, अदरवाइज वो भी केस उठेगा। अब बात पॉलिटिक्स की नहीं है, बात है कराची हाइट्स की। बिल्कुल, ये जो आग है ना, ये कराची के दिल में लगी है। कोई इसको जो कराची हाइट्स है वो इस मेरी बात को सेकंड भी करेगा, समझेगा भी कि ये आग नहीं लगी, ये आग, ये कोई एक इमारत नहीं है, ये कोई शॉपिंग मॉल नहीं है, ये कराची के दिल में आग लगी है। और जितनी भी बातें इंक्वायरी की, कमीशन की जा रही हैं, एक सवाल है मेरा आपके तवज्जुह से कि जब जिस शहर में कम से कम 650 फायर स्टेशन होने चाहिए, वहां आपके पास 20-22 650 में नहीं 2500 कह रहे हैं, जो आपकी 3.5-4 करोड़ की आबादी, इसमें 2500 मैं सेंसिस की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। जो सेंसिस है, जो सरकारी अदालत 1 करोड़ 60 लाख आपके सेंसिस, जो भी सेंसिस है, उसके हिसाब से एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड है फायर प्रोटेक्शन का, उस हिसाब से 650-700 आपके फायर स्टेशन होने चाहिए थे। आप को क्यों तलाश करना है कि कौन जिम्मेदार है? आप आग नहीं बुझा सके, बजाय इसके कि हम ये कहें कि आपने कहा कि जी आग उस वक्त बुझी जब पूरा जल गया और अब रेस्क्यू, तो अब किसको हम रेस्क्यू कर रहे थे? नॉर्मली देखें, जिस शहर में फायर फाइटिंग सिस्टम ही नहीं हो तो इसका जिम्मेदार मुझे तो नहीं बताने की जरूरत है कि कौन है, और मैं समझता हूं कि उस जिम्मेदार को तलाश करने की आपको जरूरत क्या है कि जब एक निज़ाम है जो फेल हो चुका है, आज 3-4 साल होने को आ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी रोड, मैंने पहले भी प्रोग्राम में बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से कहा था कि अगर आप हमसे कारोबारी कैलकुलेशन पूछेंगे ना, तो आधे घंटे का सफर 1.5 घंटे में, और लाखों की तादाद में किसी को भी बिठा दें हसन स्क्वायर पे, वो आपको गाड़ियां गिन के बता सकता है कि 1 घंटे में कितनी गाड़ियां जाती हैं। उनका सिर्फ 1 घंटे का जो इजाफी टाइम का पेट्रोल भी कैलकुलेशन करेंगे ना, बिल्कुल, जो हम डॉलर में खरीदते हैं, तो वो कहीं से कहीं जाता है। मेरा एक सवाल पहले भी था, आज मैं फिर ये सवाल कर रहा हूं कि आप कुछ अगर सहूलत लेके भी आ गए ना, तो आपके पास एक्सेस नहीं है पहुंचने के लिए शहर में कहीं भी। और ये क्यों नहीं है? देखें, हमने दुबई को अपनी आंखों के सामने डेवलप होते देखा है, शेख जायद को। वहां जब भी कोई टाउन या डाउन टाउन या कोई भी कम्युनिटी बनाई गई, तो उसको जो डाइवर्जन दिए गए, तो उनको डाइवर्ट करने के लिए शेख जायद से वो ये करते थे कि 100 मीटर का एक पीस सेलेक्ट किया जाता था, उसको जो प्लानिंग है उसके तहत तामीर किया जाता था, उस दौरान डाइवर्जेंस होते थे, जब वो कंप्लीट होता फिर 100 मीटर खोला जाता था। आप क्यों नहीं तहकीकात करते कि ये जो यूनिवर्सिटी वाला जो खुदा हुआ है, रेड लाइन है शायद, वो कायद-ए-आज़म की मज़ार से सफूरा तक एक रात में क्यों खोदी गई? क्या रीज़न था? क्या कोई एडवांस ज़्यादा मिलना था? देखें, बात बहुत सिंपल है। अब बात हम बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं ना, अब इससे भी बढ़ के हम हमारे घरों तक आ चुकी है, हमारे बच्चों तक आ चुकी है। कराची का हर बच्चा जो यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का ये रूट है, ठीक है, बड़े अस्पताल के इतराफ़ का ये रूट है, कराची के बड़े अस्पतालों के इतराफ़ का ये रूट है। तो जब कहने के बावजूद, बोलने के बावजूद कोई एहसास नहीं है, और आज हम पता नहीं किसको तलाश कर रहे हैं उन गुल प्लाजा के अंदर, किस गुल प्लाजा में जो भी हुआ उसी की बात कर रहा हूँ। क्या अंदर आप जिम्मेदारों को तलाश करेंगे? हाँ, नहीं, आप क्या समझते हैं कि वो सानह कुदरती था या इसमें कोई दहशतगर्दी या कोई थी? लेकिन ये बात तो कमिश्नर कराची की रिपोर्ट से तो आया हो गई ना कि वहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं थी और ताजिरों की वहाँ पे इंतजामिया की कमजोरी थी। देखें, क्या हुकूमत प्रिपेयर थी? हमने मान लिया ताजिरों की नहीं थी, और वो जो होना चाहिए, ऑनेस्टली ये सही बात है कि जो होना चाहिए वो इतनी बड़ी मार्केट में, और ख़ासकर उस मार्केट में जहाँ फायर के हवाले से जो इक्विपमेंट है इतनी फ्लेमेबल है या इतना वो ब्लास्ट कर सकती है, वहाँ नहीं थी। 100% ये बात दुरुस्त है। लेकिन क्या, हमारा सवाल है कि क्या बाहर से, अगर वो यहाँ नहीं थी तो क्या बाहर से आके आग नहीं बुझा सकता था शहरी जो महकमा है? मतलब क्या उनके पास नाअहली थी ये? उनके पास था? उनके पास कुछ भी नहीं। उनके पास तो, मुझे एक फायर फाइटर का इंटरव्यू मैंने देखा, वो कहता है जूता भी मैं लुंडा बाजार से खुद खरीद के लाता हूं। आप देखिए, रेस्क्यू के बाद धुएं से बचने के लिए मास्क तो भी क्या नहीं है। किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? जब देखिए, मदर होती है ना, जो शहर है उसको जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है या जो भी उसको चलाता है, वो मदर होती है ना, बाप। हाफिज भाई जो कह रहे हैं ना, वो बात बिल्कुल सही है कि ये जो
सियासी जंग शुरू हो गई है, गोलाबारी हो गई है, आपको तो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग की तरफ जाना है। लेकिन बहरहाल मुझे तो कि एक वहाँ पे वक्फे पे जाना है, लेकिन ये बात तो तय है आसिफ साहब, आप लोग से पूछूंगा कि ताजिर बिरादरी जो है ये मार्केट्स बनी या प्लाजे बन रहे हैं या बन रहे हैं, तो उसमें फायर फाइटिंग सिस्टम को इतनी तरजीह क्यों नहीं देते? इसका मैं आपको जवाब दे दूं जाने से पहले। जल्दी से बता दीजिए। देखें ये थोड़ा सा डिटेल इसलिए कि ये कानूनी बात कर रहा हूं। वक्फे पे आ जाऊं, वक्फे पे आ जाएं। मेरे ख्याल पे फिर ये जवाब लेते हैं हम इनसे और हफीज साहब से लेंगे। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़्त में हम दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, बात यह है कि आसिफ समसम साहब से मुझे जवाब तो लेना है, लेकिन इस वक्त लाइन पे मौजूद है मेरे साथ डीसी साउथ जावेद नफी खोसू साहब। हम उनसे बात करते हैं तो आसिफ समसम साहब से भी गुफ्तगू करेंगे, उसका जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त में से मुझे थोड़ा सा वक्त दिया। अब आप ये बता दीजिए कि सिंपल सी बात ये है कि अब तो वो क्लोज हो गया, आपने उसको सील कर दिया। मेरा ख्याल है कि अब जो है वहाँ पर वो कुछ इन्वेस्टिगेशन सिर्फ टीमों को जाने का मतलब ये कि इजाज़त है, SBCA के हवाले आपने उसको बिल्डिंग को कर दी है। तो अब तक की सूरत क्या है? क्या आप समझते हैं कि ये जो साने हुआ इसमें कोई तकरीबकारी थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बिलाल भाई। देखिए भाई, इस पे जो टीमें हैं और पुलिस है वो अपनी तफ्तीश कर रही हैं, और इस पे जो ही कोई फाइंडिंग होगी तो डेफिनेटली मीडिया के सामने लाई जाएगी। तो अभी इस पे फाइनल तफ्तीश का जो अभी फाइनल आउटकम है वो अभी नहीं आया, जल्द आ जाएगा, तो वो मीडिया के साथ शेयर कर देंगे। नहीं, कमिश्नर की जो रिपोर्ट, कमिश्नर साहब की जो रिपोर्ट आई, कमिश्नर की रिपोर्ट में तो आई कि वो फूल वाली दुकान में आग लगी, वहां से वो फिर डक के जरिए आगे फैल गई, वो तो अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन ये जो एक मतलब ये कि एक सियासी जमातों की तरफ से कहा जा रहा है अदालती कमीशन का, तो अदालती कमीशन का जो किया जाता है, क्या कोई शक शुबा है आपके तकरीबकारी का? चलिए बिलाल भाई, मैं वही कह रहा हूँ ना कि इस पे जब तक कोई फाइंडिंग नहीं आ जाती कुछ भी करना कमल वक्त है। लेकिन देखिए, आग लगने की वजूहत तो आपको कमेटी को उन्होंने बता दिया कि आग लगने की वजह क्या थी, क्या बनी, बल्कि बाकी हमने उसके बावजूद भी हमने कहा ना कि इसके हर जाविये पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो हमने उसी वजह से इसमें बिल्कुल पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, और जो भी फाइंडिंग होगी तो डेफिनेटली वो फाइंडिंग शेयर की जाएगी। नहीं, अच्छा, अब तक कितनी लाशें मतलब कि जो मिसिंग पर्सन थे वो तमाम के तमाम रिकवर हो गए या अभी भी कुछ मिसिंग है? नहीं, हमारे तकरीबन सारे हो गए। और हमने जो है आज ऑलमोस्ट अपने बॉडी पार्ट्स, बॉडी जो है हैंड ओवर करने का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया है, और लवाहिकीन को बॉडीज हमने देना शुरू कर दिए थे, और कल तक जो है हमने 39 दिए थे। आज हमने तकरीबन कोई सारे डेड बॉडीज दे दी हैं लवाहिकीन को, और अभी तकरीबन सिर्फ और सिर्फ जो 6 डेड बॉडीज हैं या जो प्रिजनर्स हैं वो अभी रहती है। लेकिन वो सारे उस पर भी हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो भी हम दे रहे हैं। अच्छा, कहते हैं कि ये डॉक्टर जो सिविल अस्पताल के जो डॉक्टर से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि तकरीबन 29-30 जो है वो शनाख्त हो गई और बाकी शनाख्त के काबिल नहीं है, तो कैसे मुतमईन करेंगे आप उनके वर्षा को? देखो जी, इस पे DNA टेस्टिंग में बिल्कुल इसमें ऐसे काफी वो थे जो शनाख्त काबिल नहीं थे, लेकिन अब कुछ और तरीके भी हैं जिनसे हम कर सकते हैं। जैसे हमने पहले कहा कि प्रूफ ऑफ प्रेजेंस, उसको बेसिस बनाते हुए उस पे आपके डिफरेंट CDRs हैं, आपके जियो लोकेशन, आपके मोबाइल लोकेशंस हैं, और एविडेंसेस हैं, और आपके जो डिफरेंट चीजें हैं जिनको वर्षा पहचानते हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए हमने ये सारी कार्रवाई आगे बढ़ाई है। और इस पे डेफिनेटली वी आर थैंकफुल टू वर्षा, जिन्होंने काफी हमें सपोर्ट किया और उन्होंने काफी हमारे साथ तामुन किया, और हमारी अभी भी कोशिश है कि हम जो कुछ रह गए उसको भी फाइनल पहुंचा कर दें। अच्छा, ये जो मलबे उठाने के दरमियान जो लोगों की अमानतें मिली, पैसे मिले, कुछ सोना की भी सोना मैंने मिला, कुछ दूसरी चीज़ें मिली, ये तमाम की तमाम आपने मुतासरा दुकानों को मतलब कि हैंडओवर कर दिया या अभी सरकारी खजाने में ही है? नहीं जी, नहीं, हमने कोई चीज अपने सरकारी खजाने में या सरकारी तहवील में नहीं रखा। जिसकी जो अमानत थी हमने उस अमानत उस तक पहुंचा दी है, और थ्रू एसोसिएशन बिल्कुल उसमें गोल्ड था, बिल्कुल कैश था, और कुछ कीमती चीजें थी, गाड़ियां थी, और डेफिनेटली एसोसिएशन हमारे साथ ही ऑन बोर्ड थी इसमें। तो वो उन्होंने मिलकर हमने ये सारा जो भी जिसका अमानत हमारे पास था हमने वो हैंड ओवर कर दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब DC साहब साहब, जहाँ भी खुशबू मजमूत मौजूद थे और जो उन्होंने गुफ्तगू की। हम एक करंट सिचुएशन मालूम करना चाह रहे थे सरकारी। आसिफ समसम साहब,
जवाब दीजिएगा जरा उसका जो मैंने सवाल किया। जी, आपका सवाल था कि जो फायर फाइटिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें ताजिर क्यों नहीं लगाते? हाँ, मैं ताजिरों के अलावा इन जनरल बात कर रहा एक जनरल बात, मैं ताजिरों से इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका कम्युनिटी वही है इसलिए हूँ। देखें, ये घर बिल्डिंग्स जो है ना, सिर्फ ताजिर ने, ये हर पाकिस्तानी की नीड है और वो बनाता है। कोई जिसका कोई अस्पताल है तो भी वो बनता है, कोई कॉलेज है तो वहाँ भी बिल्डिंग्स होती हैं। एक मैं बड़ी अहम बात की निशानदेही कर रहा हूँ आपके चैनल की तरफ से, जी जी बिल्कुल, जो मैं समझता हूँ इतने 10-12 दिनों में कहीं से मुझे सुनने को नहीं मिली। जी जी बोले। देखिए, KBTPR क्या कहता है, कराची बिल्डिंग टाउन प्लानिंग रेगुलेशन, वो ये कहता है कि कोई भी इमारत जब आप तामीर करते हैं, ये वो लेके जो मैं बता रहा हूँ, जो जिसकी वजह से ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि आगे भी तकलीफ दी हो सकती हैं, वो कहता है कि आप जब बिल्डिंग की कंप्लीशन कराएंगे तो आप इसको उसमें एक यूनियन रजिस्टर्ड कराएंगे और उसके हैंड ओवर करेंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं किया ये काम तो आपकी जो बैंक गारंटी है जो आपने NOC फॉर सेल के वक्त सबमिट की थी बिल्डिंग कंट्रोल में, उसकी कंस्ट्रक्शन वैल्यू का एक अमाउंट होता है, वो हम आपकी रिलीज नहीं करेंगे। यानी मैं मजबूर हूँ यूनियन को हैंडओवर करने पे। एग्जैक्टली, ठीक है। यूनियन को हैंडओवर करने से आप ये जो अभी 200-250 बिल्डिंगों की जो बात हो रही है ना, आप अपने चैनल के तवज्जुह से वो विजिट कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहाँ बिल्डर एंड डेवलपर्स नहीं है कोई, उमूमन यूनियन है। हाँ, जो हमारे मेंबर हैं, जो इंटेक्ट हैं, उनको हमने पाबंद नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, सुनिए। मैं ये नहीं कह रहा, नहीं, मैं यूनियन को हैंडओवर कर दिया, आपकी बात मैंने आगे सुने। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके में फायर फाइटिंग के निजाम क्यों नहीं देते? यही मैं बता रहा हूँ, आप सुनिएगा। कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं है जिसमें ये फायर फाइटिंग का सिस्टम, नई बिल्डिंगों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 40 साल 45 साल पुरानी सर 15 साल पुरानी बिल्डिंग पे आ जाए, उसमें नहीं है। देखें, नहीं है तो रीजन बता रहा हूँ ना मैं। मैं यही आपको निशानदेही कर रहा हूँ ताकि चीजें ठीक हो जाए। मैं किसी पे तनकीद के लिए निशानदेही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि टाउन बिल्डिंग प्लानिंग यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और जो भी इसको रेगुलेट करती है मिनिस्ट्री, उसको चाहिए कि हमने पहले भी ऑफर की थी कि आप जिम्मेदारी डालें बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पे कि लगना मुश्किल नहीं है किसी भी चीज में, लेकिन लगने के बाद उसको इंटेक रखना वो यूनियन की जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली, इंटेक रखना। इवन मैं आपको ये बता दूं कि एयर कंडीशन के लगता है मशीन रूम में लिफ्ट की, जी जी, वो यूनियन के आने के बाद वो एयर कंडीशन भी उतार लिया जाता है ये कह के कि अगर ये चलेगा तो बिल हमारा बढ़ेगा, तो हमें मेंटेनेंस कम करना है तो उसको निकाल दें। और इसी तरह जब उसकी एक्सपायरी हो जाती है, फायर इक्विपमेंट जो हमारी लगी हुई है उनकी जब एक्सपायरी हो जाती है तो उसको रीफिल करने के लिए और रीवैलिड करने के लिए उसकी कॉस्ट है। नहीं, इसमें पूरी नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। आपकी बात, देखिए ठीक कैसे होगी, आवाम की जानिब से नहीं ठीक कैसे होगी, देखिए हम अवाम पे नहीं डाल सकते। ठीक कैसे होगी कि हमने खुद ऑफर की कि ये जो बैंक गारंटी के नाम पे आपने हमें मजबूर किया कि आप यूनियन को दें, पूरी दुनिया में कहीं भी हाई राइज जो होती है ना वो बिल्डर के पास होती है, वो यूनियन के पास नहीं होती। बुर्ज खलीफा वहां का रिहायशी कोई अंकल नहीं चला सकता, ठीक है ना, बुर्जुल अरब चला सकता है। हमने उनको ऑफर की क्योंकि देखिए हम भी दुनिया में रहते हैं, हमने कहा कि आप हमारी जिम्मेदारी लगाएं, मेंटेनेंस आपकी जिम्मेदारी, मेंटेनेंस आप हमारी जिम्मेदारी लगाएं ताकि ये चीजें इंटेक रहें, ताकि फायर फाइटिंग का सिस्टम इंटेक रहे। मैं उन बातों में नहीं जाता कि यूनियन के आने के बाद उमूमन, मैं सबकी बात नहीं करता, अच्छी यूनियंस भी हैं, लेकिन उमूमन क्या हशर होता है बिल्डिंग का, क्या हालत होती है। तो आप अगर चाहते हैं वाकई सीरियस है आज भी, तो आप हमें पाबंद करें कि हम उस बिल्डिंग को चलाएं, उसकी मेंटेनेंस, उसके निजाम को बिल्डर जो बनाता है वही चलाए। अब यही बात है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं हफीज साहब से ही पूछूंगा, बल्दिया की फैक्ट्री में आग लगी 2008 में, उसके बाद एक हाहाकार मच गया, इस फैक्ट्री का विजिट, उस फैक्ट्री का विजिट, उस फैक्ट्री का ये, बहुत माजरत के साथ जो मैंने देखा कि आप लोगों ने मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हुई, हुकूमत ने या आपके सिविल डिफेंस ने, सब ने सब कुछ किया, लेकिन मैंने भी ये देखा कि फैक्ट्रीज में भी अभी तक वो फायर फाइटिंग का निज़ाम मौजूद नहीं है जो होना चाहिए। इसकी क्या वजूहत है? कि क्या वो वाकया हुआ, भूल गए आप लोग? देखिए बिलाल भाई, एक्चुअली जो वो वाकया हुआ था ना, उसमें कुछ एडवांस चीज़ें लगी हुई थी, खासतौर पे एग्जिट और जितने डोर्स थे वो ऑटोमेटिक थे, ठीक है, और वो सब बंद हो गए और वो मैनुअल तरीके से नहीं खुल सका, इसलिए बिजली का निजाम याद आ रहा है, फेल हो गया, ठीक है ना, ठीक है। नहीं, ऊपर का दरवाजा उसमें भी ताला लगा हुआ था, उसमें वहां भी शुरू हुआ होगा, जैसे अब यहाँ का भी कह दिया कि वहां ताला लगा हुआ था। अच्छा, अब जो जितने हमारे जेन्युइन यानी एक्सपोर्टर हैं यहाँ हमारे, इन सब की फैक्ट्री अप्रूव ही नहीं होती जब तक बाहर के आके जो बायर उसके एजेंट आके उसको चेक करते हैं, अगर
वहां पे इमरजेंसी एग्जिट नहीं होगी, फायर फाइटर्स का सिस्टम नहीं होगा, मतलब पानी का सिस्टम नहीं होगा, और रास्ते अगर 2 नहीं होंगे, सीढ़ियां 2 नहीं होंगी, वो उसको अप्रूव ही नहीं करते उस फैक्ट्री को। जेन्युइन फैक्ट्रियों की बात कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जोन के अलावा की बात कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री नहीं है, वो अलग, आए दिन आग लग रही होती है। नहीं आप देखिए आग लगना एक अलग चीज है। मेरे ख्याल में फैक्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, वहां पे भी उसमें अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं होती। आप सुन तो नहीं सर मेरी बात। देखिए आप गुल प्लाजा को अगर एक मैं मिसाल दे देता हूँ, गुल प्लाजा के अंदर सपोज करें कि एक 10 बाय 10 का शॉप है, आउटलेट है, उसके अंदर गुंजाइश थी कि उसके अंदर 50 लाख 5-10 लाख का माल होना चाहिए, उसके अंदर 50 लाख का माल रखा हुआ था, और सारा माल पेट्रोलियम चीज थी। हाँ। मेरी अपनी जाती सोच ही है या समझ है कि आपके फायर ब्रिगेड जो है वो जो पानी डाल रहे थे वो अपनी जगह सही था, आग अपनी मर्जी से बुझी है। नहीं, अब मुझसे से पूछी, लेकिन वो पानी से बुझने वाली आग नहीं थी ना, मैं यही कहता हूँ, जब तक वो जलेगा नहीं वो बुझेगी नहीं। वो फोम डालना चाहिए था, केमिकल आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई। नहीं हो सकती। देखिए थोड़ी सी बात को समझिए, फायर फाइटर का सिस्टम जो है बिल्डिंग में, जैसे आसिफ भाई ने बताया, बिल्कुल ये लगाते हैं, और उन्होंने कहा कि जी हमने ये कहा है कि आप मेंटेनेंस भी बिल्डर को दे दें, और कंडीशन गवर्नमेंट की ये या एसबीसी की यूनियन के पास जाए। तो भाई आप यूनियन से लिखवा लो ना स्टैम्प पेपर पे कि जो हम दे रहे हैं इसको आपने देखना, मेंटेन करना है, तो वो अपनी जगह से कैसे हिलेगा? एक लेटर ही तो बना है ना स्टैम्प पेपर पे ये। अच्छा, दूसरी कितनी बिल्डिंगों में सर इमरजेंसी एग्जिट बनी हुई है? किसी में नहीं। तो फिर ये कहाँ गई? वो कौन खा जाता है? कहीं भी नहीं। देखिए अभी एक आसिफ भाई ने बात की, इवन माजूर अफराद के लिए जो स्लेब होना चाहिए वो तो नहीं बना होता, कुछ और कहने के लिए वो भी नहीं बना होता है। सुनिए मेरी बात, देखिए आसिफ भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि मेरा भी कोई ताल्लुक नहीं है किसी पार्टी से, मगर मेरे शहर के साथ जिस गवर्नमेंट ने जाती की, अगर मुझे अल्लाह ने वो ताकत दी है और कोई सीट दी है जिसकी मैं समझता हूँ वैल्यू, और मैं इंसाफ की बात नहीं करूं तो अल्लाह मुझसे इसका भी पूछेगा। अगर फायर फाइटर के अलावा इमरजेंसी एग्जिट ही नहीं है, किस बिल्डिंग में 2-2 सीढ़ियां बनी हुई है? एग्जिट का है। आप यूके में आज से 50 साल पुरानी बिल्डिंग, लंदन में जाएं 75 साल पुरानी बिल्डिंग में देखें, हर जगह स्टेयर्स लगी हुई है, इमरजेंसी अलग। नहीं, आप केएमसी की बिल्डिंग में पुरानी बिल्डिंग है सर, मैं आपको एक बात कर रहा हूं कि आप कम से कम लोगों की जानों के साथ तो नहीं खेलें यार। ये एसबीसीए खत्म कब होगा मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। इतनी रिश्वत लेता है यार। केबीसी से वो एसबीसी हो गया तो कैसे खत्म होगा सर? देखिए तो सही ना सर, आप यार किसी की जानों के साथ खेल रहे हैं यार। सबसे ज्यादा अफेक्टेड तो बिल्डर होते हैं। नहीं बिल्डर, देखिए मैं ये नहीं कहता, अगर कोई गलत काम कर रहा है, अच्छे बिल्डर भी हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जिट आबाद के जो भी मेंबर है, आबाद का जो भी मेंबर है वो जेन्युइन बिल्डर है। या तो 80-80 गज में 8-8 फ्लोर बना दिए, उनके तो नक्शे ही पास नहीं होते। वही मैं कह रहा हूं, जो आप भाई अच्छे बिल्डरों की बात नहीं हो रही, मैं तो ये बात कर रहा हूं जो गलत काम कर रहा है। अब मुझे बताइए, पार्किंग एरिया जो था उस पे यहाँ बनी हुई थी शॉप्स गुल प्लाजा में, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कितने बने हुए हैं। तो एसबीसी को नजर नहीं आ रहा। आप अपने घर की एक छत डालें, एसबीसी आ जाएगा पैसे लेने। गुल प्लाजा को एक तरफ कर देते हैं, मैं चूंकि वफे में जाना जिस गुल प्लाजा एक तरफ कर देते हैं। मेरे को आसिफ भाई को भी पता होगा, नाम नहीं लूंगा, एक मारूफ तजारती शख्स हैं, सदर में उनकी एक सेंटर है, कभी उस सेंटर में गया, आप जाके देखें बाथरूम में दुकानें बनी हुई हैं, बाथरूम खत्म करके दुकानें बनी हुई हैं, और आए दिन उनकी जो मीटर का जहां पर सेक्शन है ना, वहां पर चिंगारी निकलती है, आग लग जाती है, वो बुझा देते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इसमें देखें, बात वही हफीज भाई, इसमें सारा कसूर जो है ना, ज्यादा आसिफ हमसम ने कहा बिल्कुल दुरुस्त, मैं भी खुद मानता हूं कि आप किसी को जब किराए पे देते हो ना, कोई चीज घर भी किराए पे देते हो, तो जो घर पे रहने वाला है ना, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती है। ये थोड़ी होता है सारा काम मालिक मकान करेगा, कुछ जिम्मेदारी किराएदार की भी होती है। इसमें भी ये कि मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूं, मैं भूल जाऊंगा। लापरवाह ये इसलिए मालिक मकान को नॉमिनेट किया जाता है कि पैसे वो देगा। हाँ, पैसे वो देगा। आप समझे मेरी बात? जी। देखें, हम बजाय इसके के जैसे अभी बात हो रही है कि बिल्डिंग फायर एस्केप, आप विजिट करें मेरी बिल्डिंग्स का, मैं आपको सारी फायर एस्केप दिखाता हूं, हमारे हर बिल्डिंग के। नहीं आप नहीं जनरल कह रहे हैं सर। नहीं मैं एक जनरल बात नहीं, कुछ बात मैं जनरली बात कर रहा हूं। देखें, ये जब से पाकिस्तान बना है ना, जब से ये जो ओल्ड एरिया की बात है, उमूमन मैं ओल्ड एरिया की बात करता हूँ,
कि जिस तरह उसको तामीर किया गया, जिस तरह क्या, मैं एक सवाल करता हूँ, कराची चेंबर हमारा अपना चेंबर है, मैं खुद भी BMG हूँ और हम खुद सराज भाई की सरपरस्ती में आप गवाह हैं। जी जी मुझे ठीक है, हमारे वो लीडर थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। दोनों ने उन्हीं का झंडा लगाया। मैं एक सवाल, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ ठीक है, हमें फ़ख्र है BMJ से। मैं एक सवाल करता हूँ, क्या वो जो बिल्डिंग्स बनाई गई जलने के बाद बोटल मार्केट की, उसमें चले आप विजिट करते हैं क्या? उसमें भी नहीं। देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ, देखिए आप फैक्ट्स की बात करें, देखिए अच्छे बुरे सब लोग हर जगह, हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत बुरे लोग हैं। बात ये है कि बात है सच, लेकिन है रुसवाई की। बात ये है कि बात निकली बहुत जाएगी। ईमानदारी की बात ये है कि होना चाहिए, लेकिन हम मिन हैसल कौम बहुत ही लापरवाह हैं। एग्जैक्टली। नाज़रीन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू जारी रहेगा, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरख्त में हम दोबारा हाजिर हैं। गुफ्तगू तो हम कर ही रहे हैं। आसिफ समसम साहब भी जो है वो बहुत मतलब कि गमज़दा भी नज़र आ रहे हैं। हाफिज़ अजीज़ साहब भी, इन्होंने जो गुफ्तगू की यकीनी तौर पे एक पॉइंट है, लेकिन इनसे गुफ्तगू करने के दोबारा मैंने लाइन पे मेरे साथ मौजूद हैं जावेद बिलवानी साहब। जावेद बिलवानी साहब साबिक सदर भी हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और इसके बाद BMG के भी जो हैं वो रूह रवां हैं। और जो गुल प्लाजा का साने हुआ, इसमें मैंने पहले भी कहा था इंट्रो में कि जावेद बिलवानी और हाफिज़ अजीज़ साहब जो है वो नॉमिनेट किया है ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने, कि जो कि BMG के सरबराह हैं उनके, और ये दोनों वहाँ काम कर रहे हैं और दोनों ने वहाँ पर जितनी मुतासरीन हैं उसकी दादरसी भी कर रहे हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। जावेद साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम। बिलवानी साहब आप सिर्फ ये बता दीजिए मुझे कि अब तक कितने अफराद रजिस्टर्ड हो गए? देखिए अभी तक लोग बैठे थे, अभी गए हैं अपने घरों पे चैम्बर में सुबह 11 बजे से, और हम मंडे से कंटिन्यू लोगों से फॉर्म ले रहे हैं। हमने फॉर्म जो है वहाँ 3 दिन तक डिस्ट्रीब्यूट किए थे, समझे, और लोगों ने फॉर्म लिए थे। उसमें जो दुकानों के मालिक हैं वो उन्होंने भी लिए थे, दुकानों के किराएदार हैं जो दुकान चला रहे थे उन्होंने भी लिए थे। उसमें से फॉर्म हमारे पास तकरीबन आ गए कुछ 100 के करीब, 101 फॉर्म नहीं आए, उनको हम फोन कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हम कल दे जाएंगे। नहीं, टोटल कितना, टोटल फॉर्म कितने डिस्ट्रीब्यूट किए थे आपने? देखो हमने फॉर्म जो प्रिंट किए थे उसमें सीरियल नंबर डाले थे और 2300 फॉर्म से प्रिंट किए थे, और हमसे तकरीबन जो है 2000 या 1800 के करीब फॉर्म ले गए थे, और आज भी कुछ लेके गए हैं लोग जो नहीं आए थे उस दिन। कई लोग तो वापस कितने आए? 100 आए बस? नहीं, फॉर्म तो हमारे पास आ गए, अभी तकरीबन 1700 फॉर्म आ गए। 1700 आ गए, ठीक है। 1700 आ गए, उनकी हमने कंप्यूटर में एंट्री कर ली है, अब उनको वेरीफाई कर रहे हैं। हमने क्या किया है, हर फ्लोर की मार्केट का एक बंदा जो दुकानदार था, 1 से 2 बंदे, और एसोसिएशन का उस फ्लोर का बंदा जो वहां से कलेक्शन कर रहा, उनको साथ बिठाया है। वो वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ ये दुकान चलाता था। और लैंडलॉर्ड तो जो अगर उसका दुकान का ओनर कोई और है तो उसके पास वो एग्रीमेंट है जिसमें जी दुकान जिसने टेनेंसी एग्रीमेंट होगी जी, टेनेंसी एग्रीमेंट होगी। और इसके अलावा अच्छा चले मुझे एक बात बता दीजिएगा कि जो माल था दुकान के अंदर, जो माल था, उस माल को वेरीफाई कैसे करेंगे कि कितना माल था उसकी दुकान में? देखिए वो हमारा एक फॉर्मेट बना हुआ है, मगर कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। असल मुश्किल काम, मेहनत का जो काम है ना, कि वो सारा जो है डेटा कंपाइल करना है पहले कि कौन ओनर है, कौन किराएदार है। फिर उसके बाद उन्होंने फॉर्म के अंदर अपने माल का तखमीना भी लगाया है। तो माल के तखमीने के लिए हम उसके अड़ोस पड़ोस की दुकान, उसके सामने की जो दुकान है, पहले तो उनसे पूछेंगे कि इसकी दुकान में ये माल था कि नहीं था और क्या होता था पोजीशन इसकी, और फिर उसके बाद उससे पूछेंगे कि आप किस होलसेल सेलर से माल खरीदते थे। तो इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। क्योंकि जैसे आसिफ बैठा है यहाँ, हफीज बैठा है और हमारे जो साथी हैं, हमने लास्ट टाइम जब कोऑपरेटिव में किया था, विक्टोरिया में किया था, बोल्टन मार्केट में किया था, तो हमने ये सब प्रैक्टिस की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों ने लिखा था तकरीबन उसमें से कोई काफी परसेंटेज कम हो गई थी, और हमने उसको फिर फाइनलाइज किया कमेटी ने बैठ के कि भाई ये इसके होने चाहिए। अच्छा, अब जो ये वेरीफाइड हो जाएंगी सारी चीजें, ये आप क्या वज़ीर-ए-आज़म सिंध को पेश करेंगे? जी हाँ, हम जो है पहले कमिश्नर को देंगे और कमिश्नर के साथ बैठेंगे, मीटिंग करेंगे,
कमिश्नर को सारी डिटेल देंगे कि किस तरह हमने इसको वेरीफाई किया है, ठीक किस तरह हमने क्या किया है, हर डिटेल इसको, बल्कि हम स्टैंप बनाइए और लोग जो वेरीफाई कर रहे हैं ना, जो हाँ, मार्केट मतलब का कि उनसे एफिडेविट लेंगे, एफिडेविट लेंगे। एफिडेविट लेंगे, सब उसका तरीकेकार बनाया नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप दे देंगे, उसके बाद फिर इनको 1 करोड़ रुपए का जो ऐलान किया वज़ीर सिंध ने, उनको कब से मिलना शुरू हो जाएगा? देखिए, ये 1 करोड़ का ऐलान तो जो एक्सपायर हुए उनके लिए किया है फिलहाल। हाँ, और उनको एक्सपायर जो हुए हैं उन्होंने कहा है बिलासूद कर्ज देंगे ना दुकानदारों को। गवर्नमेंट ने उनको देना शुरू कर दिया जो एक्सपायर हुए हैं, मगर मीडिया को नहीं ले जा रहे, वो खामोशी से ये बात चल नहीं, जो मुतासिर जिनका माल खराब हुआ है वो उनका कहना है कि उनको बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। नहीं, वो कर्जे तो देने की अभी बात हुई है, मगर अभी फिलहाल 5-5 लाख रुपए उनको तो गुजारे के लिए दिया है, गुजारे के लिए दिया गया कि महीने का गुजारा करना। चलो ठीक है, चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद बिलवानी साहब, साबिक़ सदर कराची जमा कांग्रेस, और जावेद बिलवानी साहब और ये हफीज़ी साहब जो बैठे हैं, ये दोनों जितने भी मुतासरीन हैं उनकी दादरसी के लिए जो है इनकी जिम्मेदारी दी गई है वज़ीर सिंध की जानिब से भी, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा नेकी के काम भी। आसिफ भाई, हम आखिरी लम्हात में टाइम भी कम, अब आप मुझे बताइए कि मुस्तकबिल में इन किस्म की सानहात से कैसे रोका जा सकता है, चूँकि आप एक माशाल्लाह साबिक़ सदर भी रहे, आपके चेयरमैन भी रहे आबाद के, अब एक मशहूर बिल्डर भी। अब आप क्या समझते हैं कि आप आइंदा जो बिल्डिंग बनाएंगे उन बिल्डिंगों में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए? देखिए, अभी मैं फिर आपको ये वाज़ेह कर दूं कि जितनी भी बिल्डिंग्स अभी भी बन रही हैं या जो बनी है अभी रिसेंटली, वो सारी की सारी अकॉर्डिंग टू जो SOPs हैं फायर की, उस पर अमल होता है। लेकिन खराबी वहाँ से शुरू होती है जब हमें ये कहा जाता है कि हमने ये यूनियन को हैंड ओवर करनी है और हम इसको एग्जिट करेंगे। जैसे बात हुई इमरजेंसी मतलब कि सीढ़ियों की, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन नहीं है ना। देखिए, नहीं है तो उनको इंश्योर करना चाहिए। और ये चीजें आप जो बिल्डिंगें बनेंगी उसमें क्या आप डालेंगे, रखेंगे? मैं कहता हूं इसके अलावा ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। और जिस तरह एक बात की जाती है कि 20% वायलेशन, ऑनेस्टली मैं तो इस फेवर में हूं, क्योंकि सबकी अपनी राय है। जी। मेरा जो इंडस्ट्री है उनमें भी सबकी अपनी राय है। मेरी राय ये है कि जब DHA में बगैर वायलेशन के काम हो सकता है, तो यहाँ SBCA जहाँ पे जुरिडिक्शन है वहाँ क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं कंपटीशन हम क्वालिटी पे करते, क्यों कंपटीशन हम वायलेशन पे करें? ये सारी चीज़ें हमें हमारी मद्देनज़र हमने रखी हैं, हमें पता है। हमें हर बार एक तकलीफ ये कि मिक्स कर दिया जाता है 80 गज पे 20 मंजिल 15 मंजिल बनाने वालों के साथ। हम कभी इस तरह नहीं कह सकते कि स्टारकल 100% ये बात दुरुस्त है कि स्टारकल जिस हाइट की बिल्डिंग हो उस हाइट की स्टारकल्स आपके पास होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि उनको चांद से लेके आना है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल ना कर सकें तो आप ये कह दें कि मोटरसाइकिल की मैन्युफैक्चरिंग आज से बैन की जाती है। दुनिया में जो हाईराइज पे है वो कंपटीशन है। हम जब बात करते हैं यहाँ पे कंपटीशन की, तो बजाय इसके कि आप खुद को ठीक सुने जब बजाय इसके कि हम खुद को ठीक करें, मैं इदारों की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, 25-25 मंजिला बिल्डिंगें बन रही हैं, आपके पास स्नार्कल नहीं है, तो NOC कैसे मिल रहा है? तो होनी चाहिए ना स्नार्कल को मंगाने में कोई बैन है? मैं एक सवाल है आपसे, दूसरी बात, तो बिल्डर नाराज हो जाएंगे कि हमें NOC नहीं मिल रहा है, नहीं वो बिल्डिंग नहीं बना सकते। मेरी बात सुने, बिल्डर इंसानी जाने पहले, बिल्डर बाद में, कोई भी कारोबार बाद में। हम उसके हक में कि हम इंसानों को कैसे महफूज करें। एक बात दूसरी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या आप ये समझते हैं कि आइंदा कहीं भी कभी भी आग नहीं लगेगी? नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है ना, गारंटी। तो अब मेरा सवाल है आपसे, एक शहरी होने के नाते, क्या आप के इदारों के पास कैपेसिटी है आग बुझाने की? अगर लग गई तो सिवाय इसके कि जब ये बिल्डिंग जल जाएगी, पूरी जल जाएगी, जैसे हफीज भाई ने कहा कि ये आग बुझाई नहीं गई, ये आग को जलने के लिए कोई मवाद ही नहीं बचा, तो वो आग बुझी। तो क्या आइंदा के लिए मेरा सवाल है एक कराचीइट्स या कराची वालों की तरफ से तमाम अरबाब इख्तियार को, कि आइंदा अगर कोई आग लगी, बजाय इसके कि हम इसको राइट पे ले जाएं, अप्रूवल्स पे ले जाएं। मुझे बड़ी हैरत होती है, कोई कहता है जी ये प्लॉट उसने अलाउड किया। प्लॉट की अलॉटमेंट से आग लगने का क्या ताल्लुक है? एक जनरल बात है, कुछ भी नहीं। हम बात करें कि क्या आइंदा सियासत है बस। आइंदा अगर आग लगी तो क्या इस फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट के पास ये कैपेसिटी है? अगर नहीं है तो बजाय इसके कि हम लोगों में इस तरह का बात करें कि हम उसका इंतजाम करें ना, हम उसका इंतजाम करें, पॉजिटिवली बात। जी हाफिज भाई, आखिरी लम्हा में जल्दी से बोलें, क्या आप क्या समझते हैं कि सिर्फ आप प्लाजा को छोड़ दें ना, आप फैक्ट्रीज की भी बात करें, तो उनमें इतनी संजीदगी के साथ क्यों नहीं, मतलब ये कि SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है? देखिए, बात फिर वही आ रही है, कैजुअलिटी वहां भी होती है। देखिए होती है, कैजुअलिटी आपकी बात बिल्कुल बचा है।
आसिफ भाई कह रहे हैं ना कि जो एसओपी से उसको उसके साथ उस बिल्डिंग बननी चाहिए, जैसे स्नार्गल नहीं है अगर वहाँ एसबीसी नहीं है ना फैक्ट्रीज में, सुनिए आपके एसोसिएशन होती है सर, ना। मेरी बात सुनिए, एसोसिएशन के बाद साइट लिमिटेड होता है। साइट की बात नहीं कर रहे नहीं, हैं। आप काइट सुन तो चले ले, जाएं, सर, आप आप मेरी बात निकाटी चले जाएं, सर, आप पगाटी जहां चले चले जाएंगे साइड लिमिटेड ही होता है। अगर आप सुपर हाईवे साइड चले जाएं, पुराने साइड जी, चले जी, जाएं, आप उससे हट जाएं। तो आप अगर नूरियाबाद चले जाएं, साइड लिमिटेड इदारा है और कोरंगी का अलग है। कहने का मतलब ये सर कि अगर आपके पास आलात ही नहीं है तो आप कमर्शियल प्लाजा का क्यों दे रहे हैं नक्शे? यही मैं आपसे सवाल, आप देना ग्राउंड प्लस 5 का, मैं यही कहना चाह रहा आप अलाउ कर दे ज्यादा बनाना, मैं बट यही कर दे कह- ग्राउंड मैं प्लस 5। यही कह रहा हूं, और मेरा अपना जाती राय है, कि एनओसी इनको नहीं देनी चाहिए जब नहीं तक आपके देनी पास कैपेसिटी नहीं है। तो बात ये ना भाई, देंगे क्यों नहीं? पैसे दे दो, सब चीजें ले लो। बतला अच्छा, आपको पता है कि एसबीसी का रूल है कि जो बिल्डिंग बनेगी बड़ी, उसके अंदर मुर्दा खाना भी होगा। आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता कंपलसरी है कि अगर उस बिल्डिंग में किसी की डेथ होती है तो नीचे मुर्दा खाना, सर। ओके और ओके ओके मस्जिद ओके, भी कंपलसरी है। चले अच्छा, वो चीजें देखी आज तक किसी ने? चले। दोनों हज़ार का बहुत शुक्रिया नाज़रीन के, मुझ पर टाइम की कमी है इस वजह से मैं मजीद इसको देगा, लेकिन आइंदा प्रोग्राम में हम यकीनी तौर पे ये नया मुद्दा उठाया है इन्होंने कि सर्द खाना भी होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त अल्लाह हाफ़िज़।